हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था, हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा, मानक हिंदी की व्याकरण संरचना, हिंदी का पद संरचना, हिंदी की संज्ञा व्यवस्था, हिंदी की सर्वनाम व्यवस्था, हिंदी की विश्लेषण व्यवस्था, हिंदी की क्रिया व्यवस्था, हिंदी की कारक व्यवस्था, हिंदी की विकारों तो पादक तत्व, हिंदी की लिंग व्यवस्था, हिंदी की वचन संरचना, हिंदी की वाक्य संरचना, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास, पाली मध्यकालीन आर्य भाषाओं की पहली अवस्था, नामकरण की समस्या, पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं, प्राकृतिक मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था, प्राकृतिक की अवस्था, प्राकृतिक की भाषा संबंधी विशेषताएं, प्राकृतिक के भेद, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी व्यवस्था, विकास प्रक्रिया से जुड़ी विवाद, अपभ्रंश भाषा या भाषायिक विकास की स्थिति, अपभ्रंश की भाषा संबंधी विशेषताएं, अपभ्रंश के भेद, अवहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था, पुरानी प्रारंभिक हिंदी, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी के विकास में अपभ्रंश अवहट्ट की योगदान, हिंदी भाषा को अपभ्रंश का योगदान, हिंदी साहित्य को अपभ्रंश का योगदान, मध्यकाल में अवधि का साहित्य भाषा के रूप में विकास, भौगोलिक परिचय, अवधि भाषा का उद्भव व स्रोत, सूफी काव्यधारा में अवधि का विकास, राम काव्यधारा में अवधि का विकास, हिंदू प्रेमाख्यानकारों की अवधि, समकालीन स्थिति, काव्य भाषा के रूप में अवधि की भाषाई स्वरूपगत विकास, अवधि की शक्तियां और सीमाएं, अवधि टिप्पणियां, मध्य काल में ब्रज भाषा का साहित्य भाषा के रूप में विकास, परिचय, सूर पूर्व युग की ब्रज भाषा, सूरदास का युग, रीतकालीन काव्य में ब्रज भाषा का विकास, रीतकाल के पश्चात ब्रज भाषा का विकास, निष्कर्ष, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का स्वरूपगत विकास, अखिल भाषा भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा टिप्पणी, ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मक के कारण ब्रज भाषा की शक्तियां और सीमाएं, खड़ी बोली का नामकरण, 19वीं शताब्दी से पूर्व खड़ी बोली का विकास, 19वीं सदी में खड़ी बोली के तीव्र विकास के कारण 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का इतिहास स्वरूप, 20वीं शताब्दी में पद की भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास, गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास, भाषा, उपभाषा, काव्य भाषा और बोली भाषा और बोली में अंतर, काव्य भाषा तथा बोली में अंतर संबंध, हिंदी भाषा का क्षेत्र, हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां, दक्षिणी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर, हिंदी के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान, हिंदी और उसकी बोलियों का संबंध, हिंदी की बोलियों को भाषा का दर्जा दिए जाने की मुद्दा, राज्य राष्ट्र भाषा एवं संपर्क भाषा, राज्य भाषा का तात्पर्य राष्ट्र भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्र भाषा व राज्य भाषा में अंतर, राज्य भाषा हिंदी, राज्य भाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राज्य भाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति, राज्य भाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा, राज्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास के सुझाव, राष्ट्र भाषा हिंदी, राष्ट्र भाषा की कसौटियां, हिंदी के राष्ट्र भाषा होने के तर्क, राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, संक्षिप्त चर्चा, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में विभिन्न नेताओं का योगदान, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में प्रमुख संस्थाओं का योगदान, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में दक्षिण भारतीय राज्यों का योगदान, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास हेतु सुझाव, भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्रभाषा की धारणा की प्रासंगिकता, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का संबंध क्या, हिंदी को महत्व देना, भाषाई साम्राज्यवाद, त्रिभाषा सूत्र, हिंदी भाषा का मानकीकरण, मानक भाषा की धारणा, भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया, भाषा के मानकीकरण के कारण मानक हिंदी का स्वरूप, मानक हिंदी का व्याकरण विशेषताएं, हिंदी के मानक रूप का ऐतिहासिक विकास, वर्तमान समय में मानकीकरण की समस्याएं, देवनागरी लिपि की धारणा एवं महत्व, भाषा व लिपि का अंतर संबंध एवं अंतर, देवनागरी लिपि का उद्भव, देवनागरी लिपि का नामकरण, मानक या आदर्श लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, देवनागरी लिपि
का मानकीकरण, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सुझाव, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी, हिंदी भाषा का वैज्ञानिकी एवं तकनीकी विकास, परिचय, हिंदी का वैज्ञानिकी विकास, हिंदी का तकनीकी विकास, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग, तकनीकी भाषा के रूप में नए विकास, परिभाषिक शब्दावली की समस्याएं, परिभाषिक शब्दावली का अर्थ निर्माण के ऐतिहासिक प्रयास, परिभाषिक शब्दावली के निर्माण की युक्तियां तथा संबंधी विवाद, डॉक्टर रघुवीर का योगदान, परिभाषिक शब्दावली के निर्माण की उपयुक्त नीतियां, वैज्ञानिकी तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृति सूत्र, निष्कर्ष मूल्यांकन, हिंदी में वैज्ञानिकी लेखन, भाषा खंड से संबंधित कुछ अन्य विषय, हिंदी व्याकरण लेखन का ऐतिहासिक विकास, हिंदी के शब्दकोश, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा देवनागरी लिपि में सुधार का प्रयास, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, हिंदी भाषा एवं लिपि के विकास में नगरीय प्रचारण सभा का योगदान, डॉक्टर गिल क्रिस्ट का योगदान, खड़ी बोली आंदोलन व अयोध्या प्रसाद खत्री प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी भाषा का परिचय। यह टॉपिक सीधे तौर पर आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं है। इस पाठ्य पुस्तक टॉपिक मानक हिंदी की व्याकरणीय संरचना को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। किसी भी भाषा का अध्ययन इस 4 इकाइयों के स्तर पर किया जा सकता है: ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, व्याकरणिक संरचना, लिपि व वर्तनी। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियां स्वर की जा गई हैं। इस ध्वनि से हिंदी दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषा में से एक है। विश्व की सभी भाषाओं में प्रचलित प्रायः सभी ध्वनियां इसमें विद्यमान है। इन ध्वनियों को मूल रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: स्वर, व्यंजन, आवेगवाह ध्वनियां। स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होते हैं। हिंदी भाषा में 12 स्वर हैं जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मूल स्वर अर्थात वे स्वर जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता, ये संख्या में 4 होते हैं: अ, ई, उ, ऋ, ऋ। दीर्घ स्वर अर्थात इस एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाले स्वर, ये भी संख्या में 4 हैं। अ प्लस अ बराबर आ, बड़ा ऊ बराबर ऊ प्लस ऊ, ई बराबर छोटी ई प्लस छोटी, ऋषि बराबर ऋषि, री प्लस ऋषि री। संयुक्त स्वर अर्थात वे दीर्घ स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हों, ये भी संख्या में 4 हैं: ए, अ प्लस ई, ओ, अ प्लस उ, ए, अ प्लस ए, और अ प्लस ओ। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनियां स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते। हिंदी में कुल 45 व्यंजन है जिनका कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद। इस आधार पर व्यंजनों के 3 भेद किए जाते हैं: अंतस्थ, ऊष्म व स्पर्शक। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन की का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वसन का अवरोध बहुत कम होता है। ऐसे व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल, व। य और व में यह प्रवृत्ति अधिक है। इस विशेष योग्यता के कारण इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऊष्म या सघर्षी व्यंजन ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वसन का घर्षण होता है। वस्तुतः जीभ तथा होठ के निकट आने के कारण इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, वह इसी से संघर्ष या घर्षण होता है। ये संख्या में 4 हैं: स और ह। मानक हिंदी की व्याकरण संरचनाएं। किसी भाषा में निहित व्यवस्था उसके व्याकरण पर निर्भर होती है। व्याकरण का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जा सकता है: पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व, वाक्य संरचना। हम क्रमशः इन 4 भागों का अध्ययन करेंगे। हिंदी की पद संरचना पर आरंभिक चर्चा शब्द संपदा के अंतर्गत की जा चुकी है। शब्द और पद प्रायः समानार्थ शब्द हैं। इनमें अंतर सिर्फ यह है कि व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने के बाद शब्द प्रायः
पद कहलाते हैं। पहले बताया जा चुका है कि हिंदी के पद दो प्रकार के होते हैं, विकारीय तथा अविकारीय। विकारीय पदों में संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण तथा क्रिया शामिल होते हैं, जबकि अविकारीय पदों में क्रिया, विश्लेषण, योजक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विषयमय बोधक पद शामिल हैं। अविकारीय पद के संबंध में जो चर्चाएं पहले हो चुकी हैं वह पर्याप्त हैं। विकारीय पदों के संबंध में यह विस्तृत चर्चा की जा रही है। हिंदी की संज्ञा व्यवस्था। परिचय। संज्ञा वह पद है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, द्रव्य, समूह या जाति के नाम को व्यक्त करता है। वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पद प्रतिपादकीय कहलाती है, किंतु कारक के अनुसार विभक्त या परसर्ग से जुड़कर यही प्रतिपादक संज्ञा पद बन जाता है। संज्ञा के भेद। हिंदी में संज्ञाओं को प्राय 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वानों ने 3 के अतिरिक्त 2 और वर्ग, द्रव्यवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा को भी स्वीकार करते हैं। अब यह मान लिया गया है कि ये दोनों वर्ग संज्ञा के स्वतंत्र भेद न होकर जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। संज्ञा के भेदों का परिचय इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष का नाम बताने वाले पद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए राम, श्याम, सीता, दिल्ली, कानपुर इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा। जब कोई पद किसी वर्ग के नाम से व्यक्त करता है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक वर्ग की सदस्य होती है। उदाहरण के लिए राम, श्याम जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मनुष्य जातिवाचक संज्ञा की सदस्य है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 उपभेद की चर्चा भी की जा सकती है। समूहवाचक संज्ञा। ये वे पद हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के समूह को व्यक्त करते हैं। इन्हें समूह होने के कारण व्यक्तिवाचक नहीं माने सकते हैं, वे विशिष्ट होने के कारण जातिवाचक नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए सेना आगे बढ़ रही है, वाक्य में सेना समूहवाचक संज्ञा है। हिंदी भाषा की विकास यात्रा। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास आर्यों के मूल भाषा संस्कृति से हुआ। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्य भाषाओं का विकास अलग अलग पद्धति पर हुआ। आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को प्रायः 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। प्राचीन आर्य भाषाएं, इनका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके अंतर्गत 2 स्थितियां शामिल है: वैदिक सांस्कृतिक 2000 से 1000 तथा लौकिक सांस्कृतिक 1000 से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इसका काल 500 से ईसा पूर्व से 1000 तक स्वीकार ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत 4 चरण मिलते हैं। पाली 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक, प्राकृतिक ईस्वी सन के आरंभ से 500 तक और अपभ्रंश तथा अवहट्ट 500 से 1100 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषाएं, इसका समय लगभग 1100 ईस्वी से अभी तक माना गया जाता है। इनमें हिंदी, बंगाली, उड़िया, आसामी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएं शामिल हैं। हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्य भाषा संस्कृति से हुआ है। संस्कृति और हिंदी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषाई स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं कहते हैं। अतः हिंदी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्य भाषाओं से प्रारंभ करना उचित प्रतीत होता है। हिंदी का उद्भव कब हुआ, इस पर भविष्य भाषा विज्ञानियों में गंभीर मतभेद है। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिंदी का विकास मान लेना चाहिए, तो दूसरी छोर पर कुछ अन्य का मत है कि पुरानी हिंदी के विकास से पहले की स्थितियों को अपभ्रंश और अवहट्ट के रूप में स्वतंत्र मान लेना जाना चाहिए और हिंदी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिंदी से मानी जानी चाहिए। वर्तमान भाषा विज्ञान में सामान्यतः पुरानी हिंदी से ही हिंदी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि हिंदी का आरंभिक लगभग 1100 ईस्वी में हो गया था, किंतु यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि तब से आज तक की विकास यात्रा कई अलग अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिंदी के विकास को भी 3 चरणों में बांटा जाता है। प्राचीन हिंदी 1100 ईसा से 1350 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1350 से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक हिंदी 1850 से अभी तक। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था। मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास
जिस भाषा से आरंभ हुआ है उसी का नाम पाली है। सामान्य रूप से इसका कालखंड 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन की शुरुआत तक माना गया है। पाली के अध्ययन के स्रोत। पाली भाषा के अध्ययन के मुख्य आधार हैं त्रिपिटक, बुद्ध वचन, अशोक के कुछ अभिलेख तथा तत्कालीन अन्य साहित्य। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर तक होने के कारण पाली भाषा का भी अत्यधिक क्षेत्र विस्तार हुआ है। नामकरण की समस्याएं। पाली भाषा का नाम पाली किस प्रकार पड़ा, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। मतभेद का आधार यह है कि विभिन्न विद्वानों ने पाली भाषा शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है। इनमें से कुछ व्याख्याएं इस प्रकार हैं। पाली की उत्पत्ति पाली अर्थात ग्राम से स्वीकार की जा सकती है। इसका अर्थ में पाली से तात्पर्य होगा ग्रामीण भाषा। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र से भी मानी गई है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ होगा मगध की भाषा। पाली शब्द का तीसरा संबंध पंक्ति से माना गया है। बुद्ध वचन में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। सारा बुद्ध साहित्य इसी भाषा में होने के कारण इस मत को काफी अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ भाषा वैज्ञानिक पाली शब्द को प्राकृतिक शब्द का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक से पहले पाइल और अंत में पाली शब्द का विकास हुआ है। इस दृष्टि से प्राकृतिक का ही विशेष रूप पाली है। कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि पाली का अर्थ पालने वाली है। यह मत मानने वाले विद्वानों पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। उपरोक्त नामकरण में से कौन सा सही है यह प्रामाणिक रूप से बता पाना संभव नहीं है। इतना अवश्य है कि यह मगध की भाषा नहीं है, क्योंकि मगधी के लक्षणों से यह मेल नहीं खाती। सामान्यतः विद्वानों की मान्यता यही है कि यह भाषा मथुरा और उज्जैन के बीच के क्षेत्रों में विकसित हुई थी, किंतु धीरे धीरे इतनी व्यापक हो गई कि बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसी भाषा को माध्यम बनाया। भाषा विज्ञानों की सामान्य मान्यता यह है कि पाली शब्द का वास्तविक संबंध पंक्ति या प्राकृतिक शब्द से है। पंक्ति से इसीलिए कि यह भाषा मूलतः बौद्ध साहित्य से संबंधित है, तथा प्राकृतिक से इसीलिए कि भाषिक स्वरूप की दृष्टि से यह प्राकृतिक से काफी मिलती जुलती है। कुछ विद्वानों ने इन दोनों मतों को मिलाकर इस बौद्ध प्राकृतिक भी कहा है। पाली का भाषा संबंधी विशेषताएं। ध्वनि रचना संबंधी विशेषताएं। पाली के स्वर इस प्रकार है। स्व अ इ उ ए ओ, दीर्घ आ इ उ ए ओ। पाली का स्वर संरचना में सांस्कृतिक के ए तथा ओ जैसे जटिल संयुक्त स्वरों प्रायः ए ओ के रूप में प्रचलित रहे हैं। शैल शैल, कौशल कोशल। प्राकृतिक मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। मध्यकालीन आर्य भाषा के विकास की दूसरी अवस्था को प्राकृतिक नाम से व्यक्त किया जाता है। सामान्य रूप से इसका कालखंड ईसवी सन के आरंभ में 500 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया गया था। प्राकृतिक के अध्ययन के स्रोत। प्राकृतिक का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री के रूप में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। आदिकाल का बौद्ध और जैन साहित्य मूल रूप से मगधी और अर्धमगधी प्राकृतिक में ही रची गई है। इनके अतिरिक्त प्राकृतिक साहित्य में सेतुबद्ध तथा गौड़वाहों, गौड़वध जैसे महाकाव्यों तथा गाहसतई, गथा, सप्तशती और वज्रलग जैसे खंड काव्यों से भी रचे गए हैं। इन्हीं साहित्य स्रोतों के आधार पर प्राकृतिक भाषा की भाषिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक का संबंध। प्राकृतिक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि यह संस्कृति से विकृत होकर बनी भाषा है या यह मूल भाषा है जिसकी विकासित एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं को सांस्कृतिक कहा जाता है। हेमचंद्र, मार्कंडेय तथा सिंहदेव आदि आचार्यों का मानना है कि संस्कृत मूल वाणी या देववाणी है तथा प्राकृतिक उसी से विकसित हुई है। प्राकृतिक संस्कृतम तद्भव प्राकृतम। इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वान, जिनमें पीसल का नाम महत्वपूर्ण है, मानते हैं कि प्राकृतिक जन बोलियों और जन भाषाओं से निर्मित है भाषा और इसी का अभिजात रूप संस्कृति बनकर विकसित हुआ। प्राकृतिक की अवस्थाएं। किशोरीदास, वाजपेयी आदि व्याकरणों ने प्राकृतिक के विकास
को कुछ अवस्थाओं में विभाजित किया है। उनकी दृष्टि में प्राकृतिक के 3 चरण है, पहली प्राकृतिक, दूसरी प्राकृतिक, तीसरी प्राकृतिक। पहली प्राकृतिक वो अप्राकृतिक जिसका जन्म सभ्यता के आरंभ से लोक प्रचलन के माध्यम से हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि यही प्राकृतिक ऋषियों और व्याकरणों के हाथों में पकड़कर सांस्कृतिक होते होते वैदिक संस्कृति बन गई। वैदिक संस्कृति बनने के बाद हिंदी तक का विकास सरलीकरण की प्रक्रिया से हुआ। वैदिक संस्कृति सरल होकर लौकिक संस्कृति हुई और लौकिक संस्कृति सरल होकर प्राकृतिक बनी, जिसे दूसरी प्राकृतिक कहा जाता है। दूसरी प्राकृतिक और पहली प्राकृतिक एक दूसरे से असंबद्ध हो ऐसा नहीं है। समय के बड़े अंतर के कारण इनका बाहरी स्वरूप अचानक देखने पर चाहे अलग अलग लगता हो, गहराई से देखने पर ये दोनों एक ही परंपरा की 2 कड़ियां प्रतीत होती हैं। प्राकृतिक के बाद जिसे अपभ्रंश कहा जाता है, कुछ विद्वान उसी को प्राकृतिक की तीसरी अवस्था कहते हैं। जब हम प्राकृतिक को इन तीनों अवस्थाओं के रूप में देखते हैं तो प्राकृतिक से हमारा अर्थ साधारणतः या प्राकृतिक जनों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से होता है। कुछ विद्वान ने पहली प्राकृतिक पाली को ही कहा है। ये विद्वान प्राकृतिक से उसी भाषा को लेते हैं जो लौकिक रूप संस्कृति से विकसित हुई है। इन विद्वानों द्वारा मानना है कि लौकिक संस्कृति से प्राकृतिक का ही विकास हुआ था, किंतु बौद्ध धर्म के आगमन के कारण उसी की एक कृत्रिम शैली पाली नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कारण जो वास्तविक रूप से प्राकृतिक थी उसे साहित्य भाषा के रूप में प्रचलित होने के लिए लगभग 500 वर्ष इंतजार करना पड़ा। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृतिक नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो ईसवी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्राकृतिक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रहा। कुछ विद्वानों ने इसके संदर्भ में स्पष्ट करने के लिए इसे साहित्यिक प्राकृतिक भी कहा है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ था भ्रष्ट भाषा। डी पतंजलि, हेमचंद्र और डांडी आदि प्रमुख भाषा शास्त्रियों की व्याख्या से प्रतीत होता है कि जिस भाषा के शब्द संस्कृति के मानक शब्दों से विकृत हुए हों उसे ही भ्रष्ट भाषा या अपभ्रंश कहा जाता है। कालक्रम की दृष्टि से अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी और अंतिम अवस्था का नाम है। इसका समय पाली प्राकृतिक के बाद लगभग 500 ईस्वी में आरंभ होता है तथा लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में यह पुरानी हिंदी में प्रवसित हो जाती है। पुरानी हिंदी से आधुनिक आर्य भाषा का आरंभ माना गया है। अपभ्रंश के अध्ययन के स्रोत। अपभ्रंश की पहचान के लिए आधुनिक भाषा विज्ञान के पास कई स्रोत उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ शिलालेखों के रूप में है, कुछ साहित्यिक रचनाओं के रूप में। 8वीं शताब्दी में सिद्ध साहित्य के विकास में पूर्वी प्राकृतिक मिश्रित अपभ्रंश मिलती है। बाद के समय में बौद्ध रासों तथा विशेषकर जैन साहित्य की रचनाओं में अपभ्रंश के प्रयोग के उदाहरण दिखाई देते हैं। इनमें महापुराण जसहर चरिऊ, रण या कुमार चरिऊ, जिन दत्त कहा, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। कालिदास के नाटकों में भी निम्न वर्ग के पात्र इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। विकास प्रक्रिया से जुड़ा विवाद। अपभ्रंश के संबंध में एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि इस भाषा का विकास केवल संस्कृति की परंपरा में हुआ है या विदेशी तत्वों का प्रभाव भी इसके विकास की प्रक्रिया में शामिल है। पाली और प्राकृतिक का विकास मुख्यतः संस्कृति की देशीय परंपरा में ही हुआ है, किंतु अब यह बात स्वीकृत है कि अपभ्रंश के विकास में संस्कृति की देशीय परंपरा के साथ साथ कुछ बाहरी प्रभाव भी शामिल रहे हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर, अपहारी और जाट आदि समूह बसने लगे थे जो संस्कृति की परंपरा में दीक्षित नहीं थे। उनकी भाषा को भी आरंभ में भ्रष्ट समझा गया। धीरे धीरे उनकी भाषा पर सौर सैनी प्राकृतिक का प्रभाव पड़ा तथा उनकी भाषा क्षेत्रीय भाषा के नजदीक आने लगी। सत्ता प्राप्त होने पर यही नए समूह राजपूत कहलाने लगे तथा इनकी भाषा तीव्र गति से विकसित होकर राजभाषा व साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अपभ्रंश का संबंध इसी मिश्रित भाषायिक परंपरा से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का भाषिक
विकास की स्थिति। अपभ्रंश के संबंध में एक अन्य विवाद यह भी है कि यह अपने आप में एक विशेष भाषा है या भाषाई विकास की स्थिति है। यह स्थिति है, इन दोनों में अंतर यह है कि यदि यह भाषा है तो एक निश्चित समय और स्थान में इसका विकास दिखना चाहिए, और यदि यह भाषायिक विकास की स्थिति है तो हिंदी के क्षेत्र के प्रत्येक प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश की स्थिति आनी चाहिए। पहली स्थिति में अपभ्रंश एक भाषा होगी, जबकि दूसरी स्थिति में सभी प्राकृतिकों के बाद एक एक अपभ्रंश होगी। सुनीत कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों ने स्पष्ट माना है कि अपभ्रंश एक भाषा नहीं है, भाषिक विकास की केवल एक स्थिति है, और 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृतिक की एक अपभ्रंश अवस्था देखी जा सकती है। दूसरा मत यह है कि अपभ्रंश हिंदी प्रदेशों के उत्तर पश्चिम भूभाग की भाषा थी। समकालीन भाषा विज्ञान मानता है कि प्रारंभ में अपभ्रंश का विकास उत्तर पश्चिमी भूभाग में हुआ होगा, किंतु राजभाषा और साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका प्रभाव पूरे हिंदी क्षेत्र पर पड़ा होगा। इस प्रक्रिया में अपनी निजी परंपरा तथा इस बाहरी प्रभाव से मिलकर प्रत्येक प्राकृतिक की एक अपभ्रंश अवस्था पैदा हुई होगी। इस मत के भी कई अपवाद हो सकते हैं, किंतु आमतौर पर इस मत को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। अवहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था। अवहट्ट शब्द सांस्कृतिक शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव शब्द रूप है। इस संबंध में एक समस्या यह है कि अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों शब्द समानार्थी हैं, क्योंकि दोनों ही भ्रष्ट भाषा को व्यक्त करते हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या अवहट्ट अपभ्रंश से अलग एक स्वतंत्र भाषा है। यह समस्या इसीलिए और भी जटिल हो जाती है क्योंकि उस काल के जितने भी कवियों और विद्वानों ने तत्कालिक भाषाओं के नाम गिनाए हैं, उन्होंने या तो अपभ्रंश का नाम लिया है या अवहट्ट का। किसी ने भी इन दोनों का नाम एक साथ नहीं लिया। इससे यह संभावना प्रतीत होने लगी कि ये दोनों नाम एक ही भाषा के हैं, जिनमें से कहीं किसी एक का प्रयोग होता है और कहीं दूसरे का। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने अनुसंधानों से अब यह साबित हो चुका है कि अवहट्ट केवल एक भाषाई शैली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है। इस भाषा का काल लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच स्वीकार किया गया है। यद्यपि साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से यह भाषा 14वीं शताब्दी तक दिखाई देती है। संदेश, राजस्वक और कर्तिलता इस भाषा से संबंधित दो प्रमुख संरचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त वर्ण रत्नाकर और प्राकृतिक पेंगुलम के कुछ अंश बाहुबली रास आदि भी इसके स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाने वाले ग्रंथ हैं। कीर्तिलता में तो विद्यापति ने स्पष्ट संस्कृति की तुलना में अवहट्ट को वरीयता देने की बात कही है। सककय वाणी बहुभुजन भवाई पाऊ रस को मम न पाऊ देसली ब अड़ा सब जड़ मिठठा तैते सड़े जपहु अवहट्टा। ध्वनि संरचना। अवहट्ट में प्रयुक्त होने वाले स्वर निम्नलिखित हैं। हास्य स्वर अ ई उ ए ओ। दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ औ। स्पष्ट है कि अपभ्रंश के सभी स्वरों के अतिरिक्त अवहट्ट में दो अतिरिक्त स्वर मिलते हैं, ए और औ। संस्कृति में ये दोनों स्वर सध्यक्षर के रूप में थे तथा इनका उच्चारण ऐ तथा औ के रूप में होता था। अवहट्ट में ये पहली बार सरल स्वर बनकर उभरे, जैसे बैल चौड़ा। सांस्कृतिक में के शब्दों में ऋषि का प्रयोग बना हुआ था, किंतु तद्भव शब्दों से ऋषि के स्थान पर अ ई ए और उ का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा था। यह प्रवृत्ति शुरू से ही अपभ्रंश में ही हो गई थी, अवहट्ट में आकर और बढ़ने लगी। उदाहरण के लिए पृच्छ ग्रेटर देन पुच्छ, हृदय ग्रेटर देन हिया। अनुनासिकता के संबंध में अपभ्रंश में 3 प्रवृत्तियां दिखती हैं। अवहट्ट में उनमें से एक प्रवृत्ति अकारण अनुनासिकता बनी हुई है। उदाहरण के लिए धूत जुआ, निद्रा नींद, ग्रीवा ग्यू
अवहट्ट की ध्वनि संरचना में एक खास प्रक्रिया दिखती है जिसे क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए अपभ्रंश में दोनों व्यंजनों में से एक के द्वितीयकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी का अगला चरण क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण है। द्वितीयकरण की प्रक्रिया में संयुक्त व्यंजनों की जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के पुरानी पुरानी हिंदी अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। विभिन्न विद्वानों ने में इसके स्वरूप को लेकर मतभेद की स्थिति है। इस भाषा का काल लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी का है, जब पहली बार हिंदी तथा उसकी बोली स्वतंत्र रूप से प्रकट होने लगी थी। इस भाषा स्थिति को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया और उन्हीं के द्वारा किया गया यह नामकरण आज तक प्रचलित है। इस भाषा को अनेक विद्वानों ने अन्य नामों से व्यक्त किया है, जैसे आचार्य द्विवेदी इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल इसे उदयीमान हिंदी कहते हैं तथा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह इसे उत्तरवर्ती सक्रांतिकालीन अपभ्रंश नाम देते हैं। अध्ययन के स्रोत आरंभिक हिंदी के प्रामाणिक स्रोत कौन से हैं? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। विद्वानों ने कई ऐसे स्रोत बताए हैं जिनमें सरहपा, कणहपा आदि सिद्धों की रचनाएं जैसे कवियों, पुष्पदंत तथा स्वयंभू की रचनाएं, विद्यापति के कुछ पद, मुल्ला दाऊद की चंद्रयान, अमीर खुसरो के कुछ छंद तथा रोड़ा की राउल बेली आदि प्रमुख स्रोत माने गए हैं। प्रायः विद्वानों में इस बात पर सहमति है कि रोड़ा कृति राउल बेली इस भाषा का मूल स्रोत है, जबकि शेष संरचनाएं कुछ अपवादों के साथ पुरानी या आरंभिक हिंदी में शामिल हो सकती हैं। ध्वनि संबंधी विशेषताएं आरंभिक हिंदी में निम्नलिखित स्वर मिलते हैं। हास्य में अ ई उ ए आ, दीर्घ में आ ई उ ए ओ औ। ए औ का विकास अवहट्ट में हो गया था, पर अब ये ध्वनियाँ प्रयोग में और व्यापक हो गईं, जैसे मऊर मोर, चखई चौक। सभी शब्द स्वरांत होने लगे। संस्कृत के व्यंजनात् शब्दों की परंपरा का ह्रास पाली प्राकृतिक से ही प्रारंभ हो गया था। यहाँ आकार आकर तो वह परंपरा लगभग लुप्त हो ही गई। ऋषि के स्थान पर अ ई उ री आदि ध्वनियां पहले से ही विकसित हो रही थी। अब इनके बहुत से उदाहरण दिखाई देने लगे थे। वृद्ध, बुढ़ो, मृत्यु, मिचु, अमृत, अमीय। कुछ शब्दों में स्वर का हासीकरण हो गया, जैसे दीपावली, दीवारी, आनंद, अनंद। कुछ शब्दों में स्वर का दीर्घीकरण होने लगा, जैसे मानुष्य ग्रेटर देन मानुख, चित्र ग्रेटर देन चित्र, मित्र ग्रेटर देन मित्र। कई शब्दों में स्वर परिवर्तन की घटनाएं दिखाई देती हैं, जैसे दिवस ग्रेटर देन देवस, नूपुर ग्रेटर देन नेऊर, सयया सेज। आमतौर पर शब्द उकारांत होने लगे, इसीलिए पुरानी हिंदी को प्रायः उकर बाहुला भाषा माना गया, जैसे पाहुलेहु, कछु। कहीं कहीं अनुनासिकीकरण के उदाहरण दिखाई देते हैं, छाया, छाह, नग्न, नंग। अपभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी तुलनात्मक अध्ययन। तुलना का आधार अपभ्रंश अवहट्ट पुरानी हिंदी का गत अंतर 7वीं से 9वीं शताब्दी लगभग, 9वीं से 11वीं शताब्दी लगभग, 12वीं से 14वीं शताब्दी लगभग। ध्वनियों का अंतर, ए ओ का प्रयोग, ए और औ का अभाव, ए औ मिलने लगते हैं यथा बैल चौड़ा। ये औ का अत्यधिक प्रयोग हुआ यथा मोर चखय। ऋषि का प्रयोग, ऋषि का अ ई उ ए में परिवर्तन होता है, जैसे कृष्ण, कण, ऋण, ऋण, गृह, गेह। इस प्रवृत्ति का विकास हुआ। विकास की यही प्रक्रिया चलती रही। अनुनासिकीकरण और नुसाकीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे चलही, अनुसिकीकरण, अश्रु, अंशु, अनुसिकीकरण, सिंह, नीर, अनुसिकरण, विशांति, विष, निर्नुनासीकरण। केवल अनुनिसीकरण की प्रवृत्ति थी। अनुनिसीकरण की प्रवृत्ति बनी हुई है, किंतु कम मात्रा में।
स्वर भक्ति व्यंजन संयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजनों के मध्य स्वर लाने की प्रक्रिया अपभ्रंश में दिखाई देने लगती है। जैसे उदाहरण, क्रिया अधिक मात्रा में मिलती है और अधिक मात्रा में मिलने लगती है। स्वर संयोग, जहाँ दो स्वर एक साथ हों, स्वर संयोग की प्रक्रिया काफी मात्रा में दिखाई देती है। जैसे अंधकार, अंध आर। स्वर संयोग से शब्दों का समझने में कठिनाई पैदा होने लगी, जिससे स्वर गुच्छों में संकोच की प्रवृत्ति पैदा हुई। जैसे अंध आर ग्रेटर देन आधार, कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी। स्वर लोप, स्वर का समाप्त हो जाना। आरंभिक व अंततः स्वरों के लोप होने की प्रवृत्ति है। जैसे लज्जा, लाज, अरण्य, रण्य। विशेष रूप से स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के अंतिम आ का अ हो जाना। जैसे शिक्षा ग्रेटर देन शिक्षा, भिक्षा ग्रेटर देन भीख, कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं। द्विकीकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति, संयुक्त व्यंजनों को के स्थान पर द्विकीकरण करने की प्रवृत्ति दिखती है। जैसे चक्र ग्रेटर देन चक, कर्म ग्रेटर देन कम। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का आरंभ होता है। जैसे कम ग्रेटर देन काम, धम ग्रेटर देन धाम। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का और अधिक विकास। व्यंजनों का प्रयोग, इसमें निम्नलिखित 7 व्यंजनों का अभाव ड, ढ, न, स, ड, ढ का विकास हुआ परंतु शेष का नहीं। स का विकास नहीं हुआ, शेष 5 व्यंजनों का विकास हुआ। हिंदी के विकास में अपभ्रंश अवहट्ट का योगदान। अपभ्रंश प्राचीन आर्य भाषा संस्कृति तथा आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के बीच की कड़ी है। इस दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि आधुनिक हिंदी की सारी मूलभूत विशेषताएं अपभ्रंश पर ही आधारित हैं। वस्तुतः ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना, शब्द भंडार तथा साहित्य प्रवृत्तियां किसी भी आधार पर हम अपभ्रंश के अभाव में आधुनिक हिंदी की कल्पना नहीं कर सकते। हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योगदान को विशेष रूप से 2 प्रमुख स्तरों पर समझा जा सकता है। क भाषा के स्तर पर, ख साहित्य के स्तर पर। हिंदी भाषा को अपभ्रंश का योगदान मूल प्रवृत्ति। किसी भी भाषा का विकास प्रायः संयोगात्मक से वियोगात्मक रूप की ओर होता है। संयोगात्मक भाषा में प्रायः कारकीय विभक्तियां या प्रत्यय प्रतिपदिक में ही शामिल होते हैं, जबकि वियोगात्मक भाषा में ये सभी पक्ष अलग अलग होने लगते हैं। सांस्कृतिक एवं संयोगात्मक भाषा थी, जबकि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक की यह प्रवृत्ति हिंदी को मूलतः अपभ्रंश में ही मिली है। ध्वनि संरचना के स्तर पर हिंदी ने संस्कृति की जटिल ध्वनियों को प्रायः अस्वीकार किया है तथा संस्कृति से भिन्न कुछ सहज ध्वनियों को स्वीकार किया है। ये सारी प्रक्रियाएं आमतौर पर अपभ्रंश काल में ही पूरी हुई थी। जैसे संस्कृत की दीर्घ ऋषि, ह्रस्व लु और दीर्घ ल जैसी ध्वनियां अपभ्रंश में ही लुप्त हो गई थी। ये हिंदी में भी नहीं है। हास्य ऋषि का विकास हिंदी में अ, इ, उ, ए तथा री के रूप में हुआ। तत्सम शब्द को छोड़कर यह प्रवृत्ति भी अपभ्रंश की ही देन है। जैसे कृष्ण, किशन, मातृत्व, मात। संस्कृति के आरंभिक तथा अंतिम हालांत व्यंजनों का अपभ्रंश में प्रायः अभाव होता रहा है। यह स्थिति हिंदी में भी बनी हुई है। जैसे जगत, जग, महान, मह, स्रोत, सोता, घृत, घी। ट वर्ग में ड और ढ, ये दोनों ध्वनियां अपभ्रंश में पहली बार विकसित हुई थी। ये ध्वनियां सीधे सीधे अपभ्रंश की हिंदी को देने हैं। जैसे ड लड़का, भेड़िया इत्यादि। ढ से बढ़िया, कढ़ाई इत्यादि अपभ्रंश में संस्कृति की कुछ ध्वनियों के रूप में परिवर्तित होने लगे थे। जैसे स का स में छ का छ, स में त्र का त इत्यादि। ये रूप आधुनिक हिंदी तक भी प्राय बने रहे हैं। उदाहरण के लिए पंच, पंख, मित्र, मित्र, साक्षी, सखी। नासिकीय व्यंजनों ड, य, ट, ण, न, म के जटिल संयोग को सरल बनाने के लिए अपभ्रंश के अनुस्वर के प्रयोग की परंपरा आरंभ हुई, जो आज तक चलती आई है। जैसे गंडगा, गंगा, नीलकंठ, नीलकंठ, प्रत्यच, प्रत्यचा। मध्यकाल में अवधि का इतिहास, भाषा के रूपों में विकास, भौगोलिक परिचय। अवधि भाषा
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र लखनऊ फैजाबाद के आसपास का है उसे ही अवध कहा जाता है। इसका क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, फतेहपुर आदि जिलों को मिलाकर निर्मित होता है। इसे पूर्वीय कोसली, बैसवाड़ी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। अवध शब्द अयोध्या से निकला है, ऐसा प्रायः सभी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। अयोध्या के रूप में जो नगर विख्यात हैं वह भी इसी भाषा के क्षेत्र के केंद्र में स्थित हैं। अवधी भाषा का उद्भव व स्रोत। अवधी भाषा का उद्गम को लेकर भाषाविदों में विवाद की स्थिति है। दरअसल जिस काल में मध्यकालीन आर्य भाषाएं जन्म ले रही थी उस आरंभिक काल पाली प्राकृतिक काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र कोसल के नाम से विख्यात था। बौद्ध साहित्य व जैन ग्रंथों में भी कोसल प्रदेश का जिक्र कई स्थानों पर किया गया है। इस क्षेत्र में ईसा पूर्व 200 वर्ष से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक अर्धमगधी प्राकृतिक ने जनसभा का स्वरूप ग्रहण किया। इस प्रक्रिया में जो जनसभाएं विकसित हुई उनमें से एक का नाम कोसल पड़ा। अपभ्रंश अवहट काली 6ठी से 12वीं सदी के मध्य जब आधुनिक आर्य भाषाओं के जन्म की पूर्व पीठिका बनी तब यह ही कोसली अवध अथवा उसकी कोई समकालीन सीमावर्ती लोक भाषा स्थिर और स्पष्ट होकर अवधि के उद्गम का आधार बन गई। इस संबंध में अभी तक कोई प्रामाणिक बात तो नहीं की जा सकती है, पर प्रायः यह संभावना व्यक्त की जाती है कि कौशल का आधुनिक रूप से अवधि है। भाषा के रूप में अवधि का पहला स्पष्ट उल्लेख अमीर खुसरो की रचना खली कबारी में मिलता है। इस रचना में खुसरो ने अपने समय की भारतीय भाषाओं का जिक्र करते हुए अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया है। खुसरो का काल 1253 से 1325 ईस्वी माना जाता है, अतः स्पष्ट है कि अवधि एक भाषा के रूप में 13वीं शताब्दी के अंत में संभवतः स्थापित हो चुकी थी। इस से पूर्व भी रोड़ा, कृतिक, राउर बेला में कन्नौज की नायिका के उड़न के प्रसंग में तथा दामोदर पंडित कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवधी भाषा के निर्माण कालीन स्वरूप का परिचय होता है, पर इन दोनों रचनाओं का काल प्रमाणित रूप से ज्ञात नहीं है। सूफी काव्यधारा में अवधि का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के तीव्र विकास का संबंध एक सुयोग्य से है। भारत की विभिन्न लोक भाषाओं में सांस्कृतिक परंपरा से ही विकसित प्रेम कथाओं को रचना की प्रवृत्ति काफी अधिक प्राप्ति थी। ऐसी प्रेम कथाओं में उर्वशी, पुरुरवा आख्यान, उषा अनिरुद्ध कथा, मालती माधव कथा आदि काफी प्रचलित थी। 14वीं सदी में सुयोग यह हुआ कि इन प्रख्यानों के लिए अवधी भाषा का दोहा चौपाई शैली रूढ़ सी हो गई। यह सुयोग होने का मूल कारण यह था कि पूर्वी उत्तर भारत में रहने वाले सूफी प्रेम सराई संतों ने अपने रहस्यवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति भारत में पूर्णतः प्रचलित प्रेम खानों के माध्यम से करनी आरंभ की। इस सुयोग ने अवधि को हिंदी देश की सभी लोक भाषाओं में शिरोमणि बना दिया। पहली रचना जो संपूर्णतः अवधि में है और जिसने अवधि को एक झटक में लोक भाषा के पद में उठाकर साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुल्ला दाऊद और चंदायन या लोहड़ी कहा है। इस रचना में ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। लोक भाषा कितनी मधुर हो सकती है इसका प्रमाण चंदायन है। कवि स्वयं चंदायन के प्रभाव के संबंध में कहता है, मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास परिचय। हिंदी परिवार की जिस बोली का हम ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं उसका संबंध ब्रजमंडल यानी ब्रज प्रदेश से है, जिसके अंतर्गत मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं तथा बरेली सहित आसपास की काफी बड़ी क्षेत्र शामिल हो जाता है। इस भाषा का विकास पुरानी हिंदी के आसपास से ही किसी न किसी मात्रा और रूप में दिखाई देने लगता है। हालांकि काव्य भाषा के रूप में इसकी तीव्र विकास भक्ति काल के उत्तरार्ध में हुआ। ब्रज भाषा के विकास को 4 चरणों में विभाजित करके समझा जा सकता है। पूर्व युग, सूरदास युग, रीतिकाल और रीतिकाल, पश्चात युग।
पूर्व युग की ब्रज भाषा शब्द का उल्लेख यद्यपि 16वीं शताब्दी में पहली बार हुआ, तथापि किसी न किसी रूप में इसका भाषायिक प्रवृत्तियां पहले भी दिखाई देती हैं। इसके विकास का पहला चरण वह है जिसमें अन्य सभी आधुनिक बोलियों की तरह ब्रज भाषा भी पुरानी हिंदी में विकसित हो रही थी। ब्रज भाषा का विकास शायद सेनी अपभ्रंश से माना गया है। आरंभिक काल में ब्रज भाषा का मिश्रित रूप प्राकृतिक पेंगुलम तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि संरचनाओं में थोड़ा बहुत दिखता है। पृथ्वीराज रासों के प्रमाणिक अंशों की भाषा भी ब्रज भाषा से मिलती जुलती प्रतीत होती है। ब्रज भाषा का आरंभिक मिश्रित रूप नाथो योगी जलंधर नाथ द्वारा रचित इस पद में देखा जा सकता है। जोगी साई जाड़िए जग तय रहे उदास तर निरंजने पाइये कहे मच्छंदर नाथ। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय आदिकाल कवि अमीर खुसरो को दिया जाता है। यद्यपि उनकी भाषा में फारसी, खड़ी बोली और अवधी तीनों भाषायिक परंपराएं मिलती हैं, यह निश्चित रूप से उनकी रचनाओं में से ऐसे कई उदाहरण हैं जो ब्रज भाषा के मधुर रूप में अभ्यास कराते हैं। उदाहरण के लिए अमीर खुसरो की निम्नलिखित पंक्तियां दृष्टव्य है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पिए के संग, तन मोरे मन पियो को दो भय एक रंग। मोरा मोह से श्रृंगार करावत, आगे बैठे की मन बढ़ावत। वासे चिकन न को दिशा, क्यों सीखा साजन न सीख सीसा सखी सीसा। सूरदास के आगमन से पहले कुछ और कवि ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए सुधीर अग्रवाल ने 1354 में प्रद्युम्न चरित्र की रचना की। महाराष्ट्र के संत नामदेव ने कुछ पदों की रचना की। विष्णुदास ने रुक्मणी मंगल तथा शेष रचनाओं की प्रस्तुति किया तथा सिखों के पहले गुरु नानक से लेकर 5वें गुरु अर्जुन देव तक सभी ने ब्रज भाषा को अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए गुरु अर्जुन देव की भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा कही जा सकती है, जिसका एक उदाहरण इस प्रकार है। जन्म जन्म का बिछुड़िया मिला साध क्रिया ते सुख हरि आ हरिया। खड़ी बोली का नामकरण जिस बोली का वर्तमान काल में खड़ी बोली कहा जाता है, उसका असली नाम कौरवी या देहलवी माना जाता है। यह बोली मूलतः कुरु प्रदेश की बोली है, जिसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि के बीच का क्षेत्र शामिल है। यह भाषा पुरानी हिंदी के बाद से ही इस पूरे क्षेत्र का जान बोली रही है। चूंकि बाहरी देशों से आए आक्रमणकारियों का संबंध मूलतः इसी प्रदेश से रहा, अतः धीरे धीरे व्यवहारिक कारणों से इस बोली को समझना उनके लिए आवश्यक होता गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद स्वाभाविक रूप से यह बोली व्यापक होती गई तथा इस पर फारसी प्रभाव भी पड़ने लगे। इस बोली का अलग अलग शैलियों को हिंदुई, हिंदुस्तानी, रेखाक्त, उर्दू तथा दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना गया। ये सारी शैलियाँ मूलतः कौरवी के ढांचों पर भी आधारित हैं। इनमें अंतर मात्र शब्दों के अनुपात का है। इस कौरवी बोली को संभवतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहली बार खड़ी बोली नाम से अभिहित किया गया। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का संबंध में भाषा वैज्ञानिकों ने पर्याप्त विवाद की स्थिति है। विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों के प्रमुख मत इस प्रकार हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि खड़ी बोली शब्द कठोरता का द्योतक है। इसका प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि ब्रजभाषा की कोमल प्राकृतिक से खड़ी बोली का अंतर स्पष्ट दिखाया जा सके। गार्स द तासी तथा डॉक्टर चंद्रबली पांडे का मानना है कि खड़ी बोली का संबंध खरी या शुद्ध से है, जिसके अनुसार यह नाम इसलिए देना पड़ा कि इसे अरबी फारसी से प्रभावित रेखता या उर्दू शैली से अलग रूप में प्रस्तुत किया जा सके। टी ग्राहम बेली ने स्पष्ट किया कि खड़ी बोली शब्द अंग्रेजी के स्टैंडिंग शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी में इसका अर्थ है मानक या परिष्कृत भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सुनीत कुमार चटर्जी का मानना है कि इस बोली को खड़ी बोली इसलिए कहना पड़ता है कि अकारांत या आकारांत बोली है, जबकि ब्रज, कन्नौजी तथा बुंदेलखंडी जैसे पश्चिमी भाषा की अन्य बोलियां प्रायः ओकारांत तथा ईकारांत हैं। अतः खड़ी पाई के अधिक प्रयोग के ही कारण यह खड़ी बोली कहलाई।
इन सभी मतों में से यद्यपि किसी एक मत को पूर्णतः स्वीकार करना संभव नहीं है, तथापि ऐसा लगता है कि खड़ी शब्द का संबंध खड़ी से ही हो सकता है। इसके दो कारण है। पहला कि र का ड के रूप में उच्चारित होना तथा इसी बोली के अपने स्वभाव के अनुकूल है, तथा दूसरे यह कि हिंदी की प्राय सभी पूर्ववर्ती भाषाओं का नामकरण किसी न किसी गुणवाचक विश्लेषण के रूप में हुआ है। इस तरह सांस्कृतिक का अर्थ सांस्कृतिक भाषा से है, पाली का अर्थ पंक्तिबद्ध भाषा से है, प्राकृतिक का अर्थ जन भाषा से है, अपभ्रंश का अर्थ भ्रष्ट या संस्कारहीन भाषा से है। उसी तरह खड़ी बोली नामकरण भी किसी गुण पर आधारित होनी चाहिए। यह संयोग नहीं है कि लल्लू जी लाल की रचना प्रेम सागर में, जिसमें पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग हुआ, इसका अर्थ है प्योर हिंदी, किया गया है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि खड़ी बोली नामकरण का संबंध बोली के खारेपन से है। यह बोली जो कौरवी के नाम से आरंभ में से प्रचलित थी, 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही खड़ी बोली के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। 19वीं शताब्दी से पूर्व खड़ी बोली का विकास वर्तमान समय में जिसे हम मानक हिंदी के रूप में जानते हैं, वह वस्तुतः खड़ी की एक बोली खड़ी बोली का ही कुछ परिवर्तित रूप है। इस बोली के संबंध में प्राय यह भ्रम रहा कि इसका साहित्यिक भाषा के रूप में विकास अवधि भाषा, उपभाषा, काव्य भाषा तथा बोली भाषा तथा और बोली में अंतर कुछ रूप वास्तविक रूप से ऐसी कोई भी निश्चयात्मक कसौटी नहीं है जिसके आधार पर भाषा और बोली में अंतर बताया जा सके। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि भाषा और बोली का अंतर मूल रूप से भाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि समाज भाषा वैज्ञानिक सोशियोलिंग्विस्टिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा और बोली के अंतर वस्तुतः न तो शाब्दिक स्तर पर है और न ही व्याकरणीय स्तर पर। इनका मूल अंतर तो सामाजिक स्थितियों का है। जब कोई बोली कुछ विशेष सामाजिक या राजनीतिक कारणों से अपने अन्य सहयोगी बोलियों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है, विभिन्न बोलियों के बीच संपर्क सूत्र का दायित्व निभाने लगती है, साहित्यिक और शासन की मान्य भाषा हो जाती है, तो वही बोली भाषा कहलाने लगती है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि कोई भी बोली कुछ समय तक भाषा के पद पर रहने के बाद अपनी ही किसी सहायक बोली के अधीन हो जाए। उदाहरण के लिए मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा के रूप में प्रचलित रही, किंतु आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास के बाद वे बोली के स्तर पर आ गई। इसका कारण भी मूलतः उन स्थितियों में था जिनके संयोग के कारण खड़ी बोली को मानक भाषा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि भाषा और बोली के अंतर मूलतः सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के है, तब भी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक हो जाता है कि भाषा और बोली का यथासंभव निश्चित स्वरूप तय किया जाए। इस दृष्टि से भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर माने जा सकते हैं। भाषा और बोली का सबसे व्यवहारिक अंतर उनकी बौद्धिकाम्यता है। यदि दो लोग अपने अपने क्षेत्रों की बोली बोल और एक दूसरे की बातों को पूरा या अधूरा समझ सकें, तो मानक होगा कि वे एक ही भाषा की दो बोलियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि वे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो प्राय एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र प्राय विस्तृत होता है जबकि बोली का सीमित। इसका मूल कारण यह है कि आमतौर पर बोली केवल अपने अंचलों में प्रयुक्त होती है, जबकि भाषा अपने अंचल विशेष के साथ विभिन्न अंचलों के बीच संपर्क हेतु सेतु का काम भी करती है। भाषिक विकास की दृष्टि से बोली की तुलना में अधिक विकसित होती है। मानकता और व्यापकता प्राप्त करने के कारण भाषा का विकास तेजी से होने लगता है। वह नए नए भौगोलिक तथा वैचारिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगती हैं और इस प्रकार विकास का उच्च स्तर प्राप्त करती है। इसके विपरीत बोली भाषा विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, जिसका मूल संबंध केवल जन प्रयोग से है। भाषा का प्राय एक निश्चित व्याकरण होता है जबकि बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता है। इस कारण प्राय ऐसा देखने में आता है कि भाषा के संबंध में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है जबकि बोली में शुद्धता या अशुद्धता की चिंता नहीं की जाती है। भाषा आमतौर पर अपने अंचलों तथा उससे
बाहर भी प्रायः निश्चित और मानक रूप से मिलती है, जबकि बोली अपने अंचल के भीतर भी अलग अलग वर्ग तथा क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होती हैं। भाषा की प्रायः एक निश्चित लिपि होती है और इसी कारण इसका प्रयोग लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा दोनों रूपों में होता है। इसके विपरीत बोली आमतौर पर मौखिक रूप से ही प्रयुक्त होती है। भाषा और बोली में एक बड़ा अंतर यह भी है कि भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, जबकि बोली को नहीं। कभी कभी तो बोली के भाषा बनने का एकमात्र कारण भी शासकीय मान्यता की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए केवल शासकीय आदेश से उत्तरीय चीन की एक बोली मंडारिनी पूरे चीन की भाषा बन गई थी। राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा। राजभाषा का तात्पर्य भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता। सबसे पहले सन 1949 ईस्वी में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा स्टेट लैंग्वेज में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप के स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। बाद में संविधान का प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर ऑफिशियली लैंग्वेज शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और ऑफिशियली लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा ही किया गया, सरकारी या कार्यालयी भाषा नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य भाषा शब्द का तात्पर्य राज्य यानी राजा, शासक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अतः दूसरे शब्दों में राजभाषा का तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृति भाषा। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिससे साथ उनका सांस्कृतिक तथा भावनात्मक जुड़ाव होता है। उदाहरण के लिए जर्मनी की राष्ट्रभाषा जर्मन है, इंग्लैंड की इंग्लिश तथा फ्रांस की फ्रेंच। भारत जैसे बहुभाषीय राष्ट्रों के सामने संकट यह है कि वे किसी भाषा के राष्ट्रभाषा कहे। यदि वे किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं तो शेष भाषाओं का प्रयोक्ताओं को भेदभाव महसूस होता है और अगर किसी भाषा को यह दर्जा नहीं दिया जाता है तो राष्ट्र की एकता की संभावना कमजोर हो जाती है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान लगभग सभी नेताओं ने अपनी सहमति से तय किया था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और उसी में स्वाधीनता संग्राम चलाया जाना चाहिए। स्वाधीनता प्राप्त के बाद इस विषय पर विवाद हुआ और तय किया गया कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के बजाय भारत की सभी प्रमुख भाषाओं की राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाना चाहिए। हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के तौर पर सम्मान दिया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रभाषा कहकर विवादों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। संपर्क भाषा स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राज्यसभा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य शब्द संपर्क भाषा का प्रयोग हिंदी के संबंध में अक्सर होने लगा है। ऐतिहासिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए इसे समझना बेहतर होगा। राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राज्य भाषा संबंधी उपबंध हैं। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषा तथा विशेष निर्देशों से संबंधित है। ये चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 तथा 210 में संसद तथा विधानमंडलों की भाषा के संबंध में विवरण दिया गया है। राजभाषा संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 120(1) में कहा गया है संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ हो तो लोकसभा का अध्यक्ष या राजभाषा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 120(2) में उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक संविधान के आरंभ में 15 वर्ष की
अवधि समाप्त होने के पश्चात या अंग्रेजी में वाला अंश नहीं रहेगा। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। संविधान के अनुच्छेद 210 में कहा गया है, राज्य के विधानमंडलों में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो उपयुक्त भाषाओं में से किसी में भी विचार प्रकट नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजना के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष तक होता रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति का आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ वह किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ में 10 वर्ष के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषीय वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेगा। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राज्य भाषा होगी। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य से दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि किस ऐसी भाषा को भी उस राज्य के सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिश्चित करे शासकीय मान्यता दी जाए। राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा की कसौटी। हिंदी के राष्ट्रभाषा होने का प्रश्न मूलतः इस बात पर टिका होता है कि हम किस भाषा को राष्ट्रभाषा के होने के कौन से कसौटी स्वीकारते हैं। विभिन्न भाषाविदों के विचारों का संश्लेषण करें तो किसी भाषा के राष्ट्र होने की निम्नलिखित कसौटियां मानी जा सकती हैं। वह भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती है। उसे बोलने वाले देशों के किसी एक हिस्से में नहीं, बोली विभिन्न हिस्सों में हो ताकि वह भाषा पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें हो पाती हो। उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। उसमें यह प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषाओं के अन्य शब्दों को वह सहजतापूर्वक शामिल करे, न कि उनमें परहेज करे। उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्सों के निवासी आदि उसे सीखना चाहते हैं तो सीखने की प्रक्रिया कठिन न हो। उसकी ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि उस अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ उसमें प्रयुक्त न होती हो तो उन्हें स्वीकारने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हो। उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो। उस भाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता को ही अर्थात सामाजिक प्रक्रिया की विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई हो। हिंदी के राष्ट्रभाषा होने
के तर्क। अब प्रश्न है कि क्या हिंदी इस कसौटियों पर खरी उतरेगी? ध्यानपूर्वक देखें तो प्राय सभी कसौटियों पर हिंदी की स्थिति मजबूत है। हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे पहला तर्क लोकतांत्रिक तर्क है। हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। यह 10 राज्यों में प्रथम भाषा है जो लगभग 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अन्य आर्य भाषाओं प्रचलित हैं, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात इत्यादि। इन राज्यों की भाषाएं हिंदी की तरह संस्कृत से भी व्युत्पन्न हुई है, इसीलिए इन राज्यों के निवासी हिंदी समझने में समस्या महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों की संख्या भारत की जनसंख्या में लगभग 30% है। इन 70 से 72% व्यक्तियों के अतिरिक्त शेष भारत में भी टूटी फूटी हिंदी बोली और समझी जाती है। उदाहरण के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में हिंदी कम से कम चलाऊ भाषा के तौर पर ही सहजता से प्रयुक्त होती है। भारत की कोई भी अन्य भाषा इस दृष्टि से हिंदी से काफ़ी पीछे है। बंगला और तेलुगु के प्रयुक्ताओं की संख्या हिंदी के तुरंत बाद सर्वाधिक है, पर दोनों में से किसी के प्रयुक्ता प्रथम भाषा के तौर पर भारत की जनसंख्या में 10% भी नहीं है। इनका क्षेत्रगत विस्तार भी सीमित है। स्पष्ट है कि संख्या और क्षेत्रगत व्यापकता दोनों दृष्टि से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सकता है। हिंदी भाषा का मानकीकरण। मानक भाषा की धारणा। मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ और परिनिष्ठता। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयुक्ताओं के अतिरिक्त अन्य भाषा विश्वासियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे अन्य भाषी उस भाषा को सिखाते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। जिन मानक भाषा का एक पहचान यह भी है कि उसका प्रयोग शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिकी तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। मानक भाषा को किसी देश या राज्य के प्रतिनिधि भाषा भी कहा जाता है। हर भाषा अपने आदि रूप में मात्र एक बोली होती है। उस बोली के प्रयुक्ताओं की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास प्रक्रिया के साथ साथ मात्र बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली वह बोली भी धीरे धीरे निखर कर विकसित हो जाती है। इसका व्याकरण निश्चित हो जाता है। उसे अधिक पत्राचार, शिक्षा, प्रशासन आदि के माध्यम बनने का अवसर मिलता है। तब वह बोली न रहकर भाषा का रूप ले लेती है। यह भाषा एक उच्च स्तर तक पहुंचकर ऐसा आदर्श रूप ले लेती है जिसे मानक भाषा मान लिया जाता है। इस दृष्टि से किसी भाषा का वह सर्वमान्य व्याकरण सम्मत परिनिष्ठा रूप मानक भाषा कहलाती है, जो विकास की प्रक्रिया से निखरकर अपने प्रयुक्ता समुदाय के सभी क्षेत्रों का औपचारिक माध्यम बन जाता है। भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया। भाषा के मानकीकरण का अभिप्राय है उसका बोली रूप से क्रमशः विकसित होकर ऐसे प्रतिनिष्ठा भाषा का रूप धारण कर लेना जो धार्मिक, शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक कार्यकलापों में सर्वमान्य माध्यम बन सके। भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना ही उसका मानकीकरण है। इस प्रक्रिया के 3 सोपान है। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप से एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है। इसका अपनी नियमित व्याकरण या भाषा शास्त्र नहीं होता। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य, व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। वही बोली जब कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तो उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और वह व्याकरणीय सांचे में ढालने लगती है। उसके प्रयोक्ता उसे पत्राचार का माध्यम बना लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासनिक में उसका प्रयोग होने लगता है। उसका अपना साहित्य रच जाता है। तब वह बोली का चोला त्याग कर भाषा का संज्ञा प्राप्त कर लेती है। यह किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। तीसरे स्तर पर पहुंचकर मानकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यह वह स्तर है जब भाषा का प्रयोग क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। वह एक ऐसा आदर्श रूप धारण कर लेती है जिसमें किसी बोली की गंध नहीं रहती। वह उसका
परिनिष्ठता रूप होता है। उसकी अपनी शैक्षणिक, व्यवहारिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होते हैं। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भूगोल, इतिहास, व्याकरण आदि की पुस्तकों, साहित्य, कला और संचार साधनों के स्तर पर उसका एक सामान्य रूप गृहीत होता है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है। उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय, परिमार्जित आदि विशेषण भी दिए जाते हैं। देवनागरी लिपि। लिपि की धारणा एक एवं महत्व। लिपि शब्द का अर्थ है लिखावट। हम भाषा के रूप में जिन ध्वनियों का उच्चारण एवं शब्दों, वाक्यों आदि में प्रयोग करते हैं, वे श्रोताओं के कानों तक पहुंचने के बाद अस्तित्वहीन हो जाते हैं। उनका सत्ता केवल श्रव्य होने तक सीमित है। भाषा की उन्हीं ध्वनियों को दृश्य रूप में संप्रेषण का माध्यम बनाने के लिए हम उन्हें कुछ विशेष आकृतियों में, रेखाओं या चित्रकृतियों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तब वही भाषा लिपि के रूप में धारणा कर लेती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम लिपि है। जिसे लिपि भाषा की हर एक व्यक्त ध्वनि को एक सुनिश्चित आकृति के रूप में प्रत्यक्ष कर देती है। इस प्रकार लिपि भाषा का लिखित पर्याय ही है। भाषा व लिपि का अंतर संबंध एवं अंतर। भाषा व लिपि दोनों में गहरा संबंध है। भाषा और लिपि दोनों में ध्वनि संकेत प्रयोग में लाए जाते हैं। दोनों का मूलभूत आधार मानव मुख से उच्चारित ध्वनियां हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। भाषा में ध्वनि श्रव्य रूप में व्यक्त होती है, जबकि लिपि में वही ध्वनि दृश्य रूप में ले लेती है। भाषा मौखिक रहती है और लिपि लिखित रहती है। भाषा का क्षेत्र सीमित है और लिपि का विस्तृत है। भाषा समय और स्थान के दायरे में बधी रहती है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास या कबीर, सूर, तुलसी ने जो कुछ गा कर सुनाया, उसे केवल उनके समय में उनके सामने उपस्थित लोग ही सुन पाए, जबकि लिपि के द्वारा हम आज हजारों वर्ष बाद भी उनके काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं। लिपि समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर हर युग में, हर समय में, हर स्थान पर पहुंच सकती है। एक अन्य दृष्टि से लिपि भाषा की तुलना में अधिक व्यापक है। लिपि का संबंध केवल साक्षर जनता से ही बन पाता है, जबकि भाषा का प्रयोग हर शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति समान रूप से कर सकता है। भारत जैसे देशों में जहां लगभग आधी जनता पढ़ने लिखना नहीं जानती है, भाषा का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। लिपि ही किसी भाषा को उसके पूर्ण शुद्ध, मूलतः वास्तविक रूप में सुरक्षित रखती है। सहस्त्रों वर्ष पुराना वैदिक, प्राकृतिक, अपभ्रंश साहित्य आज भी यदि अपने मूल रूप में हमें उपलब्ध है, तो केवल लिपि के कारण विश्व भर में ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, शास्त्र, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, शिक्षा, प्रशासन, न्याय, विधि, राजनीतिक, समाज, भूगोल, इतिहास, ज्योतिषी, चिकित्सा आदि अनेकानेक विषयों की सामग्री लिपि के माध्यम से उपलब्ध है। आज टंकन और मुद्रण की जो कला अधिक विकसित होकर हर समाज और देश के जीवन का एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग बनी हुई है, उसका मूल आधार भी लिपि है। लिपि का मूल आधार है भाषा। वास्तव में भाषा नींव है तो लिपि उसी आधार पर स्थापित भवन। इस प्रकार भाषा और लिपि में समानता और भिन्नता के विविध आयाम होते हुए भी दोनों का अनन्य श्रीता संबंध स्पष्ट है। लिपि अपने अस्तित्व हेतु भाषा पर निर्भर है, जबकि भाषा अपने साक्षरण व प्रसार हेतु लिपि पर निर्भर है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने के साथ ही देवनागरी लिपि के मानकीकरण का सवाल उठना शुरू हुआ। इस संबंध में कई वैतिक और संस्थाबद्ध प्रयास हुए, जिनकी संक्षिप्त चर्चा इस प्रकार है। वैतिक प्रयास। सबसे पहला प्रयास संभवतः बाल गंगाधर तिलक ने किया। उन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए एक फांट तैयार किया, जिसे तिलक फांट के रूप में प्रसिद्धि मिली। इस फांट में अनावश्यक संकेतों को काट छांट दिया गया और पूरी देवनागरी के लिए 190 टाइपों का फॉन्ट सामने आया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही जस्टिस सरदाचरण मित्र ने लिपि विस्तार परिषद का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण करना था। देवनागरी में वे ऐसे सुधार करने के पक्ष में थे जिसे
जिससे अन्य भारतीय भाषाओं के सारे संकेत भी इस लिपि में समाहित हो जाए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही सर्वकार बंधुओं ने स्वर के लिए अ को बाहर खड़ी और तैयार की। इसमें सारे स्वर को अ से ही मात्रा जोड़कर लिखा जाता था, जैसे ई उ ए ओ उ उ आदि। यह प्रयोग महाराष्ट्र की काफी प्रचलित हुआ। महात्मा गांधी ने भी अपने पत्र हरिजन सेवक में इस शैली का प्रयोग किया। अन्य वैयक्तिक प्रयासों में काशी के श्रीनिवास का प्रयास महत्वपूर्ण है। इन्होंने सुझाव दिया कि सारे महाप्राण व्यंजनों को हटा दिया जाए तथा अल्प प्राण व्यंजनों के नीचे यश का संकेत करते हुए महाप्राण व्यंजनों को व्यक्त कर दिया जाए, जैसे भ ख। डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मात्राओं के वर्णों के ऊपर नीचे दाएं बाएं होने से जो समस्याएं पैदा होती हैं उसके निराकरण के लिए मात्राओं के वर्णों के बाद अलग से दाहिनी ओर लिखी देना चाहिए, जैसे द पे ई का मात्रा, प पे पा का मात्रा, तो दीपा मै पे अ का मात्रा, ना पे आ का मात्रा, मैं ना आदि। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनुस्वर के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी को सरल बनाने का सुझाव दिया। विशेष रूप से ड तथा अ के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस संकेत काफी जटिल है। ऐसा करने से उच्चारण तो समान ही रहेगा पर लिपि सरल हो जाएगी, जैसे गड्ढया, गंगा, अचल, चंचल। संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। सम्मेलन ने इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई, जिसके संयोजक काका कालेकर थे। समिति का प्रमुख सिफारिश यह थी कि सार्वकर बंधुओं द्वारा सुझाई गई 12 खड़ी को स्वीकार किया जाए। ध और भ में गुजराती घुंडी लगाई जाए। ध भ व्यंजन संयोग में ऊपरी नीचे की स्थिति को समाप्त कर दिया जाए। झ ध आदि के स्थान पर द ध का प्रयोग हो। शिरो रेखा लिखने में न रहे पर मुद्रण में बनी रहे। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास परिचय। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का संबंध भाषा के आधुनिकीकरण से है। भाषा के आधुनिकीकरण के दो संदर्भ हैं। पहला यह कि भाषा आधुनिक प्रयोजन के अनुकूल विकसित हो तथा दूसरा कि यह भाषा से संबंधित यांत्रिक साधनों का विकास हो। आमतौर पर यांत्रिक साधनों के विकास को तकनीकी विकास तथा भाषिकी क्षमताओं के विकास को वैज्ञानिक विकास भी कहा जाता है। भाषा विज्ञान आधुनिक विज्ञान प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि भाषा आधुनिक जीवन के सारे प्रसंगों को समाविष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंटरनेट से लेकर मार्केट इकोनॉमी तक जिनकी स्थिति हमारे सामने है, उन सब के लिए हमारी भाषा में सरल और सहज शब्द हों। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक प्रशासन तंत्र में जिन पर भाषिक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है उनका विकास हो। तीसरी बात यह है कि भाषा अपने सभी स्तरों पर मानकीकृत हो। इन स्तरों में ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य संरचना, लिपि, वर्तनी तथा प्रयोग सम्मिलित हो। इस विकास के स्तर को छूने वाली भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहा जा सकता है। हिंदी का वैज्ञानिक विकास। हिंदी के संदर्भ में विचार करें तो पिछले कुछ दशकों में हिंदी के वैज्ञानिक विकास पर काफी ध्यान दिया गया है। यह मुख्यतः 4 स्तरों पर दिखाई देता है: मानकीकरण के प्रयास, परिभाषिक शब्दावली का विकास, अनुवाद कार्य की प्रगति, हिंदी के टंकन आदि से जुड़ी तकनीकों का विकास। मानकीकरण के प्रयास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देखने लगते हैं तथा धीरे धीरे हिंदी का मानकीकरण सरकारी सहायता के साथ लगभग पूरा हो गया। मानकीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के मानकीकरण के नोट्स संलग्न हैं। उन्हीं के प्रमुख बिंदुओं को यहाँ प्रस्तुत करें। परिभाषिक शब्दों का विकास भाषा के वैज्ञानिक विकास का दूसरा प्रमुख कार्य है। परिभाषिक शब्दों का विकास इस संबंध में 1955 में राजभाषा आयोग की संतुष्टि के आधार पर भारत सरकार ने 2 आयोगों का गठन किया: वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग तथा विधायी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को विधि क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी विषयों के परिभाषिक शब्दों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया। विधायी शब्दावली आयोग का काम था कि विधि क्षेत्र में काम आने वाली सभी प्रयुक्तियों को वह हिंदी में समतुल्य रूप में प्रस्तुत करे। यह दोनों आयोग अपनी
क्षमता के अनुसार लगातार काम करते रहे हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है तथा इसने विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी क्षेत्रों से संबंधित कई विषयों की मानक शब्दावली तैयार की है। विधायी शब्दावली आयोग, जो कि अब विधि मंत्रालय के एक विभाग के रूप में काम कर रहा है, ने भी विधि के क्षेत्र में परिभाषिक शब्दावली का तीव्र विकास किया है। इस संबंध में एक समस्या यह आती है कि केंद्र सरकार परिभाषिक शब्दावली की समस्या। परिभाषिक शब्दावली का अर्थ, परिभाषिक शब्दावली वह शब्दावली है जो किसी निश्चित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, जिसका अर्थ भी वस्तुनिष्ठ होता है। सामान्यतः इसकी 3 विशेषताएं बताई जाती हैं। परिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। सामान्यतः भाषा में आशा की किरणें या तुम उल्लू हो जैसे वाक्यांशों में किरण एवं उल्लू शब्द का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है, किंतु भौतिक में किरणें सिर्फ प्रकाश तक सीमित हैं एवं प्राणी विज्ञान में उल्लू का एक विशिष्ट प्रजाति है। विषय सापेक्षता परिभाषिक शब्दावली का अनिवार्य गुण है। हर परिभाषिक शब्द किसी न किसी विषय विशेष में ही प्रयुक्त होता है, जैसे मांग एवं आपूर्ति अर्थशास्त्र में, राज्य एवं संप्रभुता राजनीति विज्ञान में, आधिकारिक तंत्र लोक प्रशासन में एवं परिस्थिति समाज शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले परिभाषिक शब्द हैं। अर्थों का सूक्ष्मीकरण परिभाषिक शब्द की अनिवार्य विशेषता है, क्योंकि ये शब्द किसी न किसी अत्यंत सूक्ष्म एवं निश्चित अर्थ को ही बताते हैं। उदाहरण के लिए ताप, गर्मी, ऊष्मा एवं उष्णता, चारों शब्द परस्पर निकट होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। यह इनकी परिभाषिकता के कारण ही संभव होता है। परिभाषिक शब्द का कुछ आधारों पर वर्गीकरण भी किया जा सकता है। परिभाषिकता के स्तर के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, पूर्ण परिभाषिक तथा अर्ध परिभाषिक। पूर्ण परिभाषिक शब्द केवल तकनीकी संदर्भों में ही आते हैं, जैसे प्रजाति, स्पीशीज या स्वनिमी, फिनोमिन। इसके विपरीत अर्ध परिभाषिक शब्द वे हैं जो परिभाषिक या गैर परिभाषिक शब्द दोनों अर्थों में प्रयुक्त होने की क्षमता रखते हैं, जैसे मांग, आत्मा, वनस्पति, संस्था, राज्य आदि। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कभी कभी गैर तकनीकी संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं, तो कभी कभी अर्ध परिभाषिक या पूर्ण परिभाषिक संदर्भों में, जैसे स्पीकर शब्द को यदि वक्ता के रूप में ले तो गैर परिभाषिक, यदि लोक भाषा अध्यक्ष के रूप में ले तो परिभाषिक, और यदि लाउड स्पीकर के रूप में ले तो अर्ध परिभाषिक है। अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से भी परिभाषिक शब्दों के 2 वर्ग बनाए जाते हैं, पारदर्शिक शब्द तथा अपारदर्शिक शब्द। पारदर्शिक शब्द वे हैं जिनका अर्थ शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, जैसे राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, निजीकरण, भूमंडलीकरण। इसके विपरीत अपारदर्शी शब्द वे हैं जिनका अर्थ शब्द में स्वतः स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए श्वेत पत्र, फारेनहाइट, वोल्टमीटर इत्यादि ऐसे ही शब्द हैं। निर्माण के ऐतिहासिक प्रयास भाषा के आधुनिकीकरण के एक मुख्य समस्या परिभाषिक शब्दावली के विकास की है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भाषा विश्व के विकास के स्तर के बराबर नहीं चल सकती। हिंदी की परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए भी पर्याप्त प्रयास हुए हैं। सबसे पहले इतिहास में एक प्रसंग मिलता है कि मध्यकाल में शिवाजी के कहने पर रघुनाथ पंत ने राजकीय शब्दावली के निर्माण का प्रयास किया था। वर्ष 1871 में तत्कालीन बंगाल सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसे यह निश्चित करना था कि विज्ञान एवं विधि आदि क्षेत्रों में यूरोपीय भाषाओं के शब्द भारतीय भाषाओं वर्नाक्यूलर्स में किसी प्रकार रूपांतरित किए जाएं। इस समिति के एक वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र ने 1877 में इस समिति के निर्णय को प्रकाशित किया। इसके बाद 1898 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारणीय सभा ने इसी उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की, जिसकी बनाई हुई हिंदी साइंटिफिक ग्लासरी 1901 में प्रकाशित हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में नागरिक प्रचारणीय सभा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं ने इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त प्रयास किए। इसी समय में व्यक्तिगत स्तर पर सबसे
हिंदी में वैज्ञानिकीय लेखन वर्तमान में यह एक आम धारणा बन गई है कि हिंदी में वैज्ञानिकीय विषयों पर वस्तुओं के लिए आधारभूत सामग्री की कमी है और हिंदी आदि भारतीय भाषाओं आधुनिक ज्ञान विज्ञान को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। वास्तव में यह धारणा निर्धार असत्य और भ्रामक है, क्योंकि हिंदी साहित्य सभी भारतीय भाषाओं में है। जब सब प्रकार की प्रगतिपरक संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान को सहज और गहन दोनों रूप में अभिव्यक्त या संप्रेषित करने की संपूर्ण क्षमता विद्यमान है। साहित्य की ही भांति वैज्ञानिक लेखन की भी भारत में सुदृढ़ परंपरा रही है और इस परंपरा को और आगे विकसित करने के लिए हिंदी साहित्य सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के आधुनिक विषयों और अनुसंधानों के अनुरूप अपने अपने भाषा कोश का पर्याप्त विकास किया है तथा विकास की यह प्रक्रिया विज्ञान जगत के विकास के साथ साथ आज भी निरंतर चल रही है। हिंदी में वैज्ञानिकी और तकनीकी लेखन की परंपरा लगभग 200 साल पुरानी है। वैज्ञानिक लेखन के लिए विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता को हिंदी ने बहुत ही पहले पहचान लिया था। अब शब्दों को बनाने की उतनी जरूरत नहीं जितनी बनाए जा चुके हैं। शब्दों के प्रयोग की है। वैज्ञानिकी और तकनीकी शब्दावली आयोग आदि संस्थाओं ने लाखों की संख्या में विभिन्न विद्वानों के शब्द बना डाले हैं और नीति नए विषयों का शब्द निर्माण का काम अनेक स्तरों पर चल रहा है। वर्तमान में आवश्यकता है कि विभिन्न विषयों के विद्वानों और वैज्ञानिकों इस देश के आम जन को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय भाषाओं में वैज्ञानिकी लेखन की प्रवृत्ति हो। शुरुआत में खड़ी बोली में वैज्ञानिकी भाषाओं में पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए अंग्रेजी में आए वैज्ञानिकी शब्दों के हिंदी पर तैयार करने की आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु खड़ी बोली में वैज्ञानिकी शब्द संग्रह और पुस्तक रचना का काम साथ साथ शुरू हुआ। तकनीकी विषयों पर लिखने वाले के लिए ऐसे शब्द संग्रह का प्रणयन लल्लूलाल जी ने किया। 1810 में प्रकाशित उनके द्वारा संग्रहित 3500 शब्दों की वह सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी की वैज्ञानिकी शब्दावली को फारसी और अंग्रेजी प्रतिरूपों के साथ प्रयुक्त किया गया। शब्द संग्रह के साथ ही पुस्तक लेखन का काम शुरू हुआ और 1847 में स्कूल बुक सोसाइटी आगरा ने रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर का प्रकाशन किया। विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें हिंदी में तैयार करने का बहुत बड़ा काम कायस्थ राजकीय पाठशाला के गणितीय अध्यापक पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र ने किया। उनके संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा 23 अगस्त 1873 में यह जानकारी दी कि उन्होंने हिंदी भाषा में सरल त्रिकोणीय उस समय तक प्रस्तुत कर दी थी और हिंदी भाषा में गणित विद्या की पूरी श्रेणी बनाने के काम में जुट गए थे। वस्तुतः पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र ने गणित, स्थिति विद्या, गति विद्या, वायुमंडल विज्ञान, प्राकृतिक भूगोल और पदार्थ विज्ञान जैसे विषयों पर पुस्तक लिखकर हिंदी के आरंभिक वैज्ञानिकी लेखन को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। आगे चलकर महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने चलन कलन और विशंभरनाथ शर्मा ने रसायन संग्रह 1896 में बड़ा बाजार कलकत्ता की रचना की। ये सभी उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि तकनीकी विषयों की अभिव्यक्ति में हिंदी आरंभ से ही समर्थ और सचेष्ट रही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न स्तरों पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान यह महसूस किया गया कि समाज में नवजागरण तभी संभव है जब भाग्यवादी अंधविश्वासियों के स्थान पर तर्क और वैज्ञानिकता पर आधारित सोच का विकास किया जाए। समाज के मानस को वैज्ञानिक संस्कृत देने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने के लिए भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिकी लेखन को और अधिक मजबूत किया जाने की जरूरत थी और आज भी है। इस दृष्टि से साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़, वाद विवाद क्लब बनारस, काशी नागरी प्रचारित सभा बनारसी, गुरुकुल कांगड़ी और विज्ञान परिषद इलाहाबाद जैसी संस्थाओं ने आंदोलनात्मक ढंग से काम किया और हिंदी के वैज्ञानिकी लेखन को विस्तार किया। हिंदी के वैज्ञानिकी लेखन को इस बात से बड़ा बल मिला कि गुरुकुल कांगड़ी 1900 ने विज्ञान साहित्य सभी विषयों की शिक्षा के लिए हिंदी को माध्यम बनाया और तदनुरूप 17 पुस्तकों का प्रणयन भी किया। यहाँ यह जानना रोचक होगा भाषा खंड से संबंधित कुछ अन्य विषय। हिंदी व्याकरण लेखन का ऐतिहासिक विकास। भारत में व्याकरण लेखन की समृद्धि परंपरा रही है। संस्कृत में पर्णिका
अष्टाध्यायी हो या प्राकृतिक अपभ्रंश में हेमचंद की कृति सिद्ध हेमा शब्दानुशासन हो या प्रवृत्ति हमेशा देखी गई है कि भाषा के प्राकृतिकरण ढांचे का निर्माण किया जा सके किंतु हिंदी व्याकरण का विकास उतनी सहजता से नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि पुरानी हिंदी और उसके विकसित बोलियों के विकास के बाद आचार्यों में लोक भाषाओं के प्रति वैसा सम्मान का भाव नहीं था जो उन्हें व्याकरण रचना हेतु प्रेरित कर पाता। हिंदी में जन कवि तो होते रहे किंतु व्याकरण प्रायः नहीं हुआ। यह कमी आधुनिक काल के आरंभ के आसपास दूर होना शुरू हुई। प्रथम चरण हिंदी व्याकरण संरचना के आरंभिक प्रयास 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ। माना जाता है कि औरंगजेब के समय मिर्जा खान ने ब्रज भाषा का व्याकरण लिखा जो हिंदी का संभवतः पहला व्याकरण था। उपनिवेशवाद के दौर में कई विदेशी विद्वानों ने हिंदी व्याकरण लिखने में रुचि दिखाई। 1715 के आसपास एक हॉलैंड निवासी जोशुआ केटलर ने हिंदी व्याकरण लिखा जिसमें डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने हिंदी का पहला व्याकरण बताया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इससे कालखंड का निर्धारण किया। इसके बाद कई ऐसे व्याकरण प्रकाशित हुए जैसे जॉन गिल क्राइस्टिन कृत हिंदुस्तानी ग्रामर, प्लेटस कृति हिंदुस्तानी ग्रामर, एटस कृति हिंदुस्तानी ग्रामर, केलांग कृति अ ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज 1875 इत्यादि। इन ग्रंथों में केलांग द्वारा रचित ग्रंथ का सबसे प्रभावशाली माना जाता है। गौरतलब है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक लल्लू लाल ने भी अंग्रेजी प्रशासकों को पढ़ने के लिए द ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रज भाषा नामक एक व्याकरण लिखा था। केलांग के व्याकरण की विशेषताएं। केलांग के व्याकरण में ऐसे बहुत सी सामग्री हैं जो उन से पूर्व के किसी व्याकरण में नहीं मिलती। इस व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस व्याकरण में हिंदी और उर्दू के व्याकरणिक गठन में जो समानता है उसी को इस व्याकरण का आधार बनाया गया है। यहाँ हिंदी से अभिप्राय उस हिंदी से है जिसे मानक परिनिष्ठा हिंदी कहते हैं और जिसे स्कूल में शिक्षा के लिए ग्रहण किया गया है। हिंदी के विद्वान के लिए हिंदी के दो रूपों ब्रज तथा अवधि का भी ज्ञान आवश्यक है। अतः इन दोनों रूपों का विशद विवेचन इस व्याकरण में किया गया है। ब्रज तथा अवधि के अतिरिक्त इस व्याकरण में हिंदी के अन्य स्थानीय बोलियों के शब्द रूपों की धातु रूपों पर भी विचार किया गया है। इसमें बंगाल के पश्चिमी और गुजरात सिंध के पूर्व की भूमि के बीच हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियों का समान ज्ञान हो जाता है तथा इसके बाद विदेशी के लिए भी इस विस्तृत भाग में कार्य करते हुए हिंदी के स्थानीय रूप में समझने में कठिनाई दूर हो सकती है। इस व्याकरण में उदाहरण को चुनने में प्रायः लिखित पुस्तकों का ही सहारा लिया जाता है। जहाँ भी मौखिक स्रोत से प्राप्त उदाहरण दिए गए हैं वहाँ उनके ठीक होने की पूरी परीक्षा कर ली गई है। चूंकि यूरोपीय विद्वानों के हिंदी में विदेशीपन के बने रहने की संभावना बनी रहती है, अतः केलांग ने अपने व्याकरण में यूरोपीय विद्वानों की हिंदी की पुस्तकों के उदाहरण संकलित नहीं किए हैं। इस व्याकरण में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित 4 लिपियों को भी